हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा तीसरा लेक्चर है अंडर द इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेटेड की जनरल एंट्रीज को सॉल्व किए थे, लेक्चर 1 में भी और लेक्चर 2 में भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दोनों लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस लेक्चर पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सबसे पहला लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियोस देख के ही यहाँ पे आए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लेजर विदाउट जर्नल एंट्री। मतलब अभी का जो हम क्वेश्चन लेंगे वो डायरेक्टली जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, उसके बाद का जो क्वेश्चन लेंगे वो डायरेक्टली क्या करेंगे, लेजर सॉल्व करेंगे विदाउट जनरल एंट्री। क्लियर गाइस? ये रहा आपके क्वेश्चन पे फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, pass the journal entry in an integrated system of accounting in the books of P Limited. Transactions here है आपके सामने। Raw material purchase from C Limited 70% credit, material returned to C Limited from stock, depreciation on machinery, cost of good produced, manufacturing overheads payable, purchase of material for immediate repair work from A, salary payable to Rajesh, return to indirect material to stores, सेल्स जिसमें 25% कैश है, बाकी 75% क्रेडिट बेसिस पे होगा। कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क, ये भी हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, प्रीवियस लेक्चर हमने अंडर एब्जॉर्प्शन देखा था, इस वाले लेक्चर्स में हम ओवर एब्जॉर्प्शन का देखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, दीज आर दी ट्रांजेक्शन गिवन बाय अस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लेजर सॉल्व करेंगे विदाउट जनरल एंट्री। इसीलिए मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग पहले बार ये लेक्चर देख रहे हैं लेक्चर 3, तो आई रिक्वेस्ट कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखो। उसके बाद इस लेक्चर्स पे आएंगे तो आपको डायरेक्टली एंट्री सॉल्व करने को आसानी रहेगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग सेम रहेगा। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। कुछ ट्रांजेक्शंस को हम क्या करेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका नॉन इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर वेदर ट्रांजेक्शंस लिख सकते हो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ, मतलब इस ट्रांजेक्शंस के साथ साथ नॉन इंटीग्रेटेड में कैसे कन्वर्ट करने का, कौन से एंट्रीज को नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ट्रिक में आपको बता दूंगा। क्लियर गाइस? नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री से, रॉ मटेरियल परचेस फ्रॉम सी लिमिटेड। नाम दे दिया है कंपनी का, किससे खरीदा हुआ है, पार्टी का नाम, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर का नाम दे दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर का नाम मिस्टर सी लिमिटेड है। 70% क्रेडिट बेसिस पे, मतलब 30% क्या रहेगा, कैश बेसिस पे रहेगा। तो मटेरियल का हमने नाम क्या दिया हुआ है, हम लोग मटेरियल को इंटीग्रेटेड में कौन से नाम से बुलाते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल। परचेज है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। डेबिट, कैश और क्रेडिट दोनों भी इन्वॉल्व है, तो कैश के लिए बैंक यूज करेंगे, बैंक अकाउंट। टू, क्रेडिटर के लिए किसका नाम यूज करेंगे, पार्टी का नाम दिया हुआ है ना, सी लिमिटेड, उसका नाम लिखेंगे, सी लिमिटेड अकाउंट। नरेशन एज इट इज, जैसे आपको आता है, बेइंग जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, रॉ मटेरियल परचेस फ्रॉम सी लिमिटेड। नाउ कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करो। 3 लाख का 70%, ये रहा आपका 3 लाख डेबिट, 3 लाख का 70,000। 3 लाख का 70,000 कितना होगा, कैलकुलेट करो। 70%, 7 3 21, so 2,10,000। वो भी क्रेडिट में बोला है ना, तो 2,10,000 कहाँ पे आएगा, सी लिमिटेड में। 2,10,000, अगर 2,10,000 इसमें है तो इसमें कितना रहेगा, 90,000। कैलकुलेट करो बराबर। क्लियर गाइस? ये आपका फर्स्ट एंट्री। अगर इसमें हम लोग, अगर हमें इसमें नॉन इंटीग्रेटेड कन्वर्ट करना हो तो, क्योंकि आपको आगे चैप्टर है नॉन इंटीग्रेटेड करके, इफ यू आर स्टडिंग इन टीवाईएफ और बीकॉम, टीवाई बीकॉम, तो आपको नॉन इंटीग्रेटेड चैप्टर ज्यादा फोकस्ड करना पड़ेगा। अगर इसी एंट्री को, सेम एंट्रीज को, रॉ मटेरियल परचेस
कैश या क्रेडिट या रॉ मटेरियल परचेस के बारे में बोला है, तो आपको नॉन इंटीग्रेटेड में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो नॉन इंटीग्रेटेड कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जहां भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आ गया, ठीक है, नॉमिनल को छोड़ के, क्योंकि नॉमिनल हम कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेसिफाई करते हैं कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से। तो जहां भी कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट रहेगा वो चेंज नहीं होगा, नोट चेंज, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल अकाउंट है, जस्ट लाइक दिस कंट्रोल अकाउंट, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। जहां पे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आ गया वो चेंज नहीं होगा। हाँ, जहां पे पर्सनल और रियल अकाउंट इंक्लूड हो रहा है, जस्ट लाइक किसी पार्टी का नाम हो गया, या सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, या सन्ड्री डेटर्स हो गया, या कैश हो गया, या बैंक हो गया, बिल्डिंग हो गया, वॉट एवर द नेम, जहां पे भी रियल और पर्सनल अकाउंट आ रहे हैं उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। किस नाम से? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या तो फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, या तो फिर नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कॉस्ट लेजर कंट्रोल तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल से करेंगे, जनरल लेजर कंट्रोल जनरल लेजर कंट्रोल में आ जाएगा, ना तो फिर नॉमिनल लेजर, जिसमें स्पेसिफाई किया रहेगा उसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इस एंट्रीज को हम कन्वर्ट करें नॉन इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्या चेंज नहीं होगा? जहां पे कंट्रोल अकाउंट वो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, ये देखो टू दोनों भी है, बैंक ये भी हमारा, ये बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, सी लिमिटेड ये भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट, दोनों भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट दो बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखना है। किस नाम से लिखेंगे? फिलहाल के लिए हम लोग लिखते हैं जनरल लेजर कंट्रोल, तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये रहा आपका नॉन इंटीग्रेटेड में जनरल एंट्री। क्लियर गाइस? मतलब जहां भी आपको रियल और पर्सनल अकाउंट दिख रहा है, उस रियल और पर्सनल अकाउंट को आप तीन नाम में से किसी एक नाम में यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अपने क्या रीड किया? मटेरियल रिटर्न टू सी फ्रॉम स्टॉक, जो हमने खरीदा था स्टॉक में रखा था उसको हमने रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न किया? सी को रिटर्न किया। जब परचेस किया था तो एंट्री क्या थी? स्टोर लेजर को डेबिट किया था परचेस करते टाइम, अब रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट एंट्री। किसको रिटर्न कर रहे हैं? सी को ना, तो सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या रिटर्न कर रहे हैं? मटेरियल, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, नरेशन being material return to C, amount 20,000 20,000 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। इसका नॉन इंटीग्रेटेड चेक करते हैं, क्या आएगा नॉन इंटीग्रेटेड में इसके लिए? देखो स्टोर लेजर तो कंट्रोल नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये तो ऐसे ही रहेगा। सी लिमिटेड नॉन इंटीग्रेटेड में जाने में क्या हो जाएगा? सी लिमिटेड किसी पार्टी का नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया, तो नॉन इंटीग्रेटेड में जाने के बाद क्या होगा? हमने क्या यूज किया है? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया आपका एंट्री। इसका नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्री ये रहेगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर गाइस? नंबर 3, आई होप आपको समझा रहेगा कि इंटीग्रेटेड से नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाने के लिए एंट्रीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन, यस्टरडे हमने डेप्रिसिएशन देखा था, इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है हमारा, कोई कंट्रोल नहीं है, टू मशीनरी। मशीनरी हमारे लिए कौन सा स्पेसिफिकेशन होता है? मशीनरी लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन राइट द मशीनरी ओवर हियर, कोई गलत नहीं है। लेकिन मशीनरी को अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो वो फिक्स्ड असेट में आता है, फिक्स्ड असेट अकाउंट। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मशीनरी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी एंट्री 25,000 डेबिट 25,000 क्रेडिट।
अब इसको अगर हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाएंगे तो नॉन इंटीग्रेटेड में ये हमारा रियल अकाउंट हो गया, ठीक है, मशीनरी हमारा रियल अकाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन हम किस में स्पेसिफाई करेंगे? मशीन हमारा ज्यादातर यूज कहाँ पे होता है? ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है मशीनरी? फैक्ट्रीज में, बराबर है। तो मशीन का कैटेगरी मतलब मशीन के एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे डाल सकते हैं? मशीन के एक्सपेंस को हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन का कॉस्ट हमें कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाना पड़ेगा। तो हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो रियल के जगह पे हमको कौन सा नाम यूज करना है? रियल के जगह पे जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया इसका नॉन इंटीग्रेटेड एंट्री। बस आपको स्पेसिफिकेशन याद रखना है कि आपको कौन से एक्सपेंसेस को कहां पे शो करना है और कौन से अकाउंट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें रियल और पर्सनल अकाउंट को कन्वर्ट करना है नॉन इंटीग्रेटेड में। नंबर 3 हो गया। 4 कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जस्ट लाइक एज क्या होता है? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। यही है एंट्री। ये मैंने सबसे पहला लेक्चर्स में आपको बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको याद रखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मतलब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। सेम है, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। प्रोड्यूस है तो WIP के बाद आता है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका अमाउंट है 5 लाख, 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट। इसको अगर हमें नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाना है तो क्या आपको इसमें कुछ अकाउंट रियल और पर्सनल दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे भी लेजर कंट्रोल अकाउंट है, यहाँ पे भी लेजर कंट्रोल अकाउंट है। जहां पे लेजर कंट्रोल अकाउंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई चेंजेस भी नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जहां भी लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो चेंज होगा नहीं, मतलब सेम एंट्री कहां पे रहेगी? कहां पे रहेगी? नॉन इंटीग्रेटेड में। मतलब यहाँ पे मैंने सेम एंट्री लिखा है, तुम लोग वैसा मत लिखना। आपको क्या लिखना है? फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेम एंट्री। क्योंकि जहां पे हमारा लेजर कंट्रोल आ रहा है वो हमारा ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग का एंट्री है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग में ही रहेगी, नॉन इंटीग्रेटेड में वो सेपरेट नहीं होगी। बस फर्क इतना है, फाइनेंशियल अकाउंट का कोई आइटम नहीं जाएगा। हाँ, अगर जाएगा तो जनरल लेजर कंट्रोल के नाम से जाएगा, नहीं तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के नाम से जाएगा, नहीं तो फिर नॉमिनल लेजर कंट्रोल के नाम से जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेएबल। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग का नाम हमने रखा है, क्या नाम रखा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। पेएबल है, पेएबल और पेड में फर्क होता है। पेड किया मतलब बैंक, पेएबल है तो क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। इसका अमाउंट 10,000। चलो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो नॉन इंटीग्रेटेड में। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो नॉन इंटीग्रेटेड में। सिंपल है, लेजर कंट्रोल चेंज नहीं होगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू टिम्बर टिम्बर अकाउंट। कौन सा टिम्बर टिम्बर आएगा? क्योंकि क्रेडिटर है, ये पर्सनल अकाउंट पे कन्वर्ट हो गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। इसको कन्वर्ट करना है कौन से नाम से? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से। क्लियर? इजी। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है। अगर एंट्रीज याद नहीं होता तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में एंट्रीज याद नहीं होता तो एंट्रीज बनाने के लिए सिखाया था कि एंट्रीज कैसे बनते हैं। क्लियर है? या तो एंट्री याद नहीं होता तो उसको बनाने सीखा करो, मतलब प्रिपेयर किया करो। नेक्स्ट नंबर 6, परचेस ऑफ मटेरियल फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क फ्रॉम ए। हमने मटेरियल खरीदा लेकिन उसको स्टोर नहीं किया। इसके पहले हम मटेरियल खरीद के स्टोर करते थे, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन है स्टोर लेजर कंट्रोल। हमने मटेरियल खरीदा लेकिन स्टोर नहीं किया, उसको तुरंत का तुरंत रिपेयर वर्क में डाल दिया। रिपेयर वर्क मतलब काम पे लगा दिया। तो अगर काम पे लगा दिया तुरंत का तुरंत, इमीडिएट रिपेयर वर्क या स्पेशल जॉब वगैरह कोई भी नाम आया तो आपको वहां पे लिखना है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने स्टोर से यूज नहीं किया मटेरियल, किसके पास से लिया?
ए के पास से लिया, यहाँ पे नाम आ जाएगा टू मिस्टर ए अकाउंट। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता कि हमने जो मटेरियल को इशूड किया है फ्रॉम द स्टोर टू इमीडिएट प्रिपेयर वर्क, तब यहाँ पे मिस्टर ए की जगह पे क्या नाम आ जाता, स्टोर लेजर कंसोल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे स्टोर से यूज नहीं कर रहे हैं, मिस्टर ए के पास से खरीदा और डायरेक्टली रिपेयर वर्क में लगा रहे हैं। रिपेयर वर्क मतलब क्या, WIP, स्पेशल वर्क, स्पेशल जॉब। ऐसे एंट्रीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस इन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी। लेक्चर 2 में हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आप वहां पे भी देख सकते हो। कितना अमाउंट आएगा, 50,000, 50,000। इसको अगर हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, लेजर कंट्रोल चेंज होगा क्या, आई होप आप लोग का भी समझ गया रहेगा। लेजर कंट्रोल चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। मतलब WIP लेजर कंट्रोल टू, किसका नाम चेंज होगा, मिस्टर ए आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया, तो पर्सनल अकाउंट की जगह पे क्या यूज करना है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो जहां भी मैं जनरल लेजर कंट्रोल, आपके पास चॉइस है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जनरल लेजर तो जनरल लेजर यूज करेंगे, कॉस्ट लेजर तो कॉस्ट लेजर यूज करेंगे, नॉमिनल तो नॉमिनल। फिलहाल के लिए हमने अज्यूम किया कि जनरल लेजर यूज करेंगे, तो हर जगह पे जनरल लेजर। आप बार बार नाम चेंज मत करो, सो दैट यू कैन गेट कंफ्यूज। अगर आप बार बार नाम चेंज करोगे तो आपका कंफ्यूजन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, नंबर 7, सैलरी पेबल टू राजेश। सैलरी हम लिख सकते हैं, अगर आप नए नए एंट्रीज कर रहे हो तो हम लिख सकते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बट अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सैलरी को स्पेसिफाई करो कि वो सैलरी कौन से कैटेगरी में आता है। हम 2 जगह 3 जगह सैलरी देते हैं। अगर हम फैक्ट्री में दे रहे हैं तो उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको वेजेस बोलते हैं। हम ऑफिस में अगर है तो उसको सैलरी बोलते हैं, ऑफिस में सैलरी, या फिर सेल्समैन का है तो उसको सैलरी देते हैं। तो जब 2 जगह पे सैलरी आता है, तो अगर स्पेसिफाई नहीं है तो सिर्फ इतना बोला सैलरी पेबल टू राजेश, तो फैक्ट्री तो कैटेगरी आएगा नहीं। तो ये कौन सा कैटेगरी आएगा, ये एक्सपेंसेस को हम डालेंगे एडमिन में, ऑफिस एंड एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि हमें 3 एक्सपेंसेस को स्पेसिफाई करना है, जो भी एक्सपेंसेस आएगा तीनों कैटेगरी में डालना है। ठीक है, तो हम सैलरी ना लिख करके क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, पेबल टू राजेश। पेड नहीं है, पेड रहता तो डायरेक्टली बैंक आ जाता, राजेश का नाम नहीं आता। पेबल है राजेश टू राजेश। इसका अमाउंट क्या आएगा, 30,000, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। इसको कन्वर्ट करो नॉन इंटीग्रेटेड में, कंट्रोल अकाउंट तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू राजेश हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, राजेश पर्सनल अकाउंट हो गया। कन्वर्ट करो किसके नाम पे, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट, नंबर 8, रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, चलो देखो रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर का क्या एंट्री आएगा, बताओ फटाफट। सोचा, रिटर्न वापस आया, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री वाला मटेरियल, कहां से, स्टोर, 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 रिटर्न आया, एंट्री आएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। कहां से आया, इनडायरेक्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट ना, तो इनडायरेक्ट का नाम क्या आएगा फिर हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल होता तो WIP, डायरेक्ट मटेरियल के लिए WIP, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। अमाउंट 35,000। इसकी एंट्री क्या होगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल, दोनों भी कंट्रोल कंट्रोल है, सेम, दोनों भी कंट्रोल कंट्रोल है। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या आएगा, सेम एंट्री। ऐसे एंट्रीज को याद रखा करो, ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड में सेम एंट्री। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 क्या है, सेल्स 25% ऑन कैश, 25% ऑन कैश, सेल्स है,
क्या होगी सेल्स की एंट्री? 25% ऑन कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, नाम तो है नहीं, सन्डे डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट क्या होगा इसका एंट्री? ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, सन्डे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 7 लाख। 7 लाख का सेल्स जिसमें 25% क्रेडिट है, तो 7 लाख का 25% निकालो फटाफट। सात लाख का 25% नहीं है तो कैलकुलेटर यूज करो, फटाफट कैलकुलेटर यूज करो। 7 लाख का 25%, 1,75,000, 1,75,000 कैश, 1,75,000 कैश। तो 5,25,000 क्या बचेगा? डेटर। इसकी एंट्री हमको पास करनी है नॉन इंटीग्रेटेड में, इसको हमको नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाना है। देखो ये बैंक भी हमारा पर्सनल है, सन्डे डेटर भी हमारा पर्सनल है, दोनों भी पर्सनल एक ही जगह पे है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया नॉन इंटीग्रेटेड। नंबर 10, कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क टेकन आउट ऑफ प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव, यस इसके प्रीवियस लेक्चर में मतलब सेकेंड लेक्चर्स में सेम एडजस्टमेंट था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव और स्पॉइल। डिफेक्टिव लॉस हो गया, लॉस हो गया मतलब मटेरियल या वर्क जो भी है खराब है, तो क्या है? लॉस हो गया। कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट। डिफेक्टिव वर्क कहां से हुआ? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क। जहां पे भी डिफेक्टिव वर्क आएगा कॉस्टिंग पेनल लग जाएगा। और काम के ऊपर हुआ है तो काम कहां पे होता है? WIP प्रोसेसिंग में होता है, प्रोसेसिंग के टाइम पे, ठीक है, प्रोसेस के टाइम पे, आउट ऑफ प्रोसेस। 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। नॉन इंटीग्रेटेड नो चेंज, सेम एंट्री, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कॉस्टिंग लग चुका है, कॉस्टिंग पेनल, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी है, कंट्रोल अकाउंट, सेम एंट्री। क्लियर गाइस? नेक्स्ट रफ करके नेक्स्ट एंट्री स्पॉइल तो हो गया था हमारा, ठीक है। स्पॉइल्ड के बाद नंबर 11, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओवर एब्जॉर्प्शन प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में हमने अंडर एब्जॉर्प्शन देखा था। जब भी अंडर एब्जॉर्प्शन आए तो आपको कॉस्टिंग पेनल डेबिट करना है और जिस एक्सपेंसेस के बारे में बोला है उसको क्रेडिट करना है। यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन बोला है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसको डेबिट करो। कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डेबिट करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट कर दो, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट क्या रहेगा? 15,000। नॉन इंटीग्रेटेड में इसकी एंट्री क्या रहेगी? नॉन इंटीग्रेटेड में बताओ। यहाँ पे लेजर कंट्रोल है और यहाँ पे कॉस्टिंग है, सेम। नॉन इंटीग्रेटेड क्योंकि दोनों में भी पर्सनल और रियल का नामो निशान नहीं है, दोनों भी कॉस्टिंग की एंट्री है। नेक्स्ट नंबर 12, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस था, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में हमने एंट्री का लिखी थी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP लिखा था। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमने पहले लेक्चर आपने देखा रहेगा तो उसमें समझाया रहेगा कॉस्ट शीट के बारे में। तो उसमें सीक्वेंस में आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू
कौन सा है? गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री। कभी कभी अगर एंट्री समझ में नहीं आया तो उसको एंट्री को याद कर लिया करो, ठीक है। 6 लाख, 6 लाख डेबिट, 6 लाख क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या होगी? नो चेंजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कॉस्टिंग की एंट्री है और लेजर कंट्रोल भी हमारा कॉस्टिंग की एंट्री है, दोनों भी हमारा कॉस्टिंग की एंट्री, तो सेम, नो चेंज। नंबर 13, नंबर 13 में एंट्री क्या है? रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, रिसिप्ट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, किससे मिला? कस्टमर से मिला, मतलब सन्ड्री डेटर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, अमाउंट 2,50,000, 2.5 लाख की एंट्री, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगी इसकी एंट्री? चेक करो, नॉन इंटीग्रेटेड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप सेकेंड लेक्चर से आए हो तो आपको तुरंत आ जाएगा एंट्री। अगर आपने सेकेंड लेक्चर देखा है मेरा इस चैप्टर का तो आपको तुरंत ये एंट्री समझ में आ जाएगी कि इसकी एंट्री नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा। टेल मी क्या होगा? पहली बार हो तो भी टेंशन नहीं लेना है, चेक करते हैं। अगर हम पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो भी हम चेक कर लेते हैं, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से डायरेक्टली थर्ड लेक्चर में तो भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था लेक्चर की स्टार्टिंग में? पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाने के लिए कैटेगरी होनी चाहिए, दोनों भी पर्सनल अकाउंट नहीं जाएगा, दोनों भी रियल अकाउंट नहीं जाएगा। एक तो इसमें कॉस्टिंग पेनल का होना चाहिए, मतलब एक कॉस्टिंग लेजर की होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट लेजर का या कॉस्ट कंट्रोल का होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं कॉस्ट अकाउंट नहीं है, इसमें देखते हैं भी कॉस्ट अकाउंट नहीं है, मतलब दोनों भी कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज नहीं है, दोनों भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज है। बैंक इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, सन्ड्री डेटर किसी पार्टी का नाम या फिर किसी का नाम, वही पर्सनल अकाउंट है। तो मैंने क्या बताया था? इंटीग्रेटेड से नॉन इंटीग्रेटेड में कौन सी एंट्री जाएगी? रियल टू रियल नो एंट्री, रियल टू पर्सनल नो एंट्री, पर्सनल टू पर्सनल नो एंट्री, पर्सनल टू रियल नो एंट्री। एंट्री ही नहीं है। अगर ऐसे कैटेगरी की एंट्रीज हमारे पास आ रही है तो उसको इंटीग्रेटेड से नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाने के लिए उसकी एंट्री नहीं रहेगी, होगी ही नहीं। अंडरस्टूड? अगर एंट्री बनता भी है, अगर हम बनाने की कोशिश भी करें तो क्या बनेगा? जनरल लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर कंट्रोल, तो डेबिट और क्रेडिट यहीं पे कैंसिल हो गया। समझ में आया क्या? पर्सनल अकाउंट है तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर है टू जनरल लेजर कंट्रोल। अगर दोनों जगह पे भी जनरल लेजर कंट्रोल आ गया, डेबिट में भी जनरल लेजर कंट्रोल और क्रेडिट में भी जनरल लेजर कंट्रोल, तो डेबिट और क्रेडिट वहीं पे कैंसिल होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी और टैली हो गया, बोल सकते हो, ठीक है। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट का होना जरूरी है। कौन सी एंट्री जाएगी? कौन सी एंट्री जाएगी? या तो वो नॉमिनल हो, नॉमिनल से पर्सनल हो, या तो रियल हो, या पर्सनल या तो रियल से नॉमिनल पे हो। कॉस्टिंग की एंट्री, यही एंट्री तुम्हारी नॉन इंटीग्रेटेड में जाएगी। चेक कर लो, बैंक अकाउंट पर्सनल है, सन्ड्री डेटर पर्सनल है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री, मतलब इंटीग्रेटेड से नॉन इंटीग्रेटेड में इसकी एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्लियर गाइस? और एक आधा एंट्री आता है क्लोजिंग स्टॉक्स का, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती क्योंकि वो वैल्यूज है, क्लोजिंग वैल्यूज, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यू आपको एंट्री में नहीं आती है। ये रहा हमारा आज का जनरल एंट्री, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो क्वेश्चन लेंगे विदाउट जनरल एंट्री टू लेजर, हमें बिना जनरल एंट्रीज के लेजर बनाने। क्लियर है? ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, प्रॉपर्ली रीड करो। सो क्या है क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन का लेजर सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन में। ओके, लेजर सॉल्व करने का हमने शुरुआत किया था 11th एंड 12th से। 11th से बेसिकली
तो अगर आपको अभी भी लेजर्स में कोई डाउट रहता है तो आज के लेक्चर में आपका लेजर कैसे बनता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास द जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका जर्नल एंट्रीज आई होप आप सॉल्व कर लोगे। हम लोग ओरली जर्नल एंट्रीज को देखेंगे और लेजर में पोस्टिंग करेंगे, डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। अब लेजर कौन सा बनेगा और कैसे कैसे बनेगा। मटेरियल परचेज, वेजेस पेड, वेजेस प्रोडक्टिव, वेजेस अनप्रोडक्टिव। ये जो वेजेस आपको दिख रहा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तीनों भी एक ही इंफॉर्मेशन है, एक ही इंफॉर्मेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये तीनों भी एक ही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ऐसा सेग्रीगेट दिया हुआ है, वेजेस पेड, फिर इसमें वेजेस प्रोडक्टिव, देन वेजेस अनप्रोडक्टिव, तो तीनों का भी इंफॉर्मेशन एक ही है। उसके बाद मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, वर्क्स एक्सपेंसेस इनकर्ड, वर्क एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन। यहाँ पे वर्क एक्सपेंस जो वर्क के नाम पे आ रहा है, वर्क्स, ये वर्क्स आपको कौन सा स्पेसिफाई करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के 3-4 नाम होते हैं। ठीक है, वेदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। देन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन, सेलिंग इन ओवरहेड्स पेड, सेलिंग एंड ओवरहेड्स चार्ज टू सेल्स, और लास्ट में सेल्स। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाना होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली क्या करते थे, जर्नल एंट्री लिखते थे। लेकिन अगर लेजर बनाना है तो इंटीग्रेटेड में लेजर बहुत सिंपल होता है। जितने अकाउंट्स में जर्नल एंट्री आएगा, मतलब जितना भी जर्नल एंट्रीज आप लिखोगे, उस हर एक जर्नल एंट्री का आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। शर्त नंबर 1, कंडीशन 1, एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंट्री रिपीट हो गई तो लेजर एक ही काउंट होगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि हमने स्टोर लेजर पहले लिख दिया था, फिर आगे जाके कहीं पे वापस से किसी एंट्रीज में स्टोर लेजर का नाम आ रहा है, तो वापस से स्टोर लेजर जर्नल एंट्री का नहीं, मतलब लेजर नहीं बनेगा। एक जर्नल एंट्रीज में एक ही लेजर बनेगा, मतलब नाम एक ही काउंट होगा। ठीक है, अगर हम लोग पहले एंट्रीज को देखते हैं, फर्स्ट एंट्रीज को देखते हैं, तो पहला एंट्री क्या है, मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। तो मटेरियल परचेज में हमने क्या नाम निकाला, स्टोर लेजर कंट्रोल। ये हमारा पहला जर्नल एंट्री बनेगा, मतलब पहला लेजर बनेगा। दूसरा, उस एंट्री में दूसरा नाम क्या है, ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर, इसका एक लेजर बनेगा। अगर ये नाम वापस से रिपीट हो रहे हैं किसी जर्नल एंट्रीज में, तो वापस से लेजर नहीं बनेगा। ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड इन द लेजर, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, मतलब जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं, उन हर जर्नल एंट्रीज के हमको लेजर बनाने, लेजर रिपीट नहीं होंगे अगर पहले ही बन चुके हैं तो। दूसरा एंट्री देखते हैं, वेजेस पेड। वेजेस पेड में हमारा दो वेजेस है, एक डायरेक्ट वेजेस है और एक इनडायरेक्ट वेजेस है, मतलब प्रोडक्शन और मतलब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव के लिए हमने नाम दिया है वेज कंट्रोल। क्या नाम दिया है, वेजेस कंट्रोल। तो ये एक आएगा हमारा नंबर 3 लेजर। उसके बाद आएगा अनप्रोडक्टिव के लिए, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ये हमारा आएगा चौथा लेजर। 4 लेजर का काउंटिंग अभी तक हो चुका है, 2 जर्नल एंट्रीज में, 3 जर्नल एंट्रीज में 4 का काउंटिंग हो गया। प्रोडक्टिव वेजेस भी हो गया, अनप्रोडक्टिव वेजेस भी हो गया। मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, अगेन मटेरियल का नाम आ रहा है, तो मटेरियल का नाम हमने क्या दिया है, स्टोर लेजर कंट्रोल। ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो वापस से लेजर नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इस एंट्री में कोई और दूसरा नाम है क्या जो इसमें नहीं है, तो मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, ये वाला प्रोडक्शन कौन सा होगा, WIP। मतलब यहाँ पे WIP नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, WIP का भी लेजर बनेगा। ये लेजर नंबर 5 हो गया। 5 लेजर हो गए, लेजर रिपीट नहीं होगा। एंट्रीज जितने भी रहेंगे उसमें से जर्नल एंट्रीज से मतलब लेजर बनाना है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपेंसेस इनकर्ड। वर्क एक्सपेंसेस, वर्क मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड। इनकर्ड मतलब क्या हो गया हमारा, पेड नहीं है, इनकर्ड है, तो सन्ड्री क्रेडिटर। तो क्या हमने सन्ड्री क्रेडिटर का बनाया, यस हमने सन्ड्री क्रेडिटर का बनाया। क्या हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का बनाया, यस हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी बनाया। मतलब इस एंट्री से वापस से कोई लेजर नहीं बनेगा, सिर्फ पोस्टिंग होगी। क्लियर है, लेजर ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद है वर्क एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन। वर्क एक्सपेंसेस का नाम क्या बोला है, फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। टू प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, WIP। ठीक है, टिम्बर मैंने आपको एंट्री सिखाया था कैसे बनाने का। तो यहाँ पे वर्क एक्सपेंसेस क्या हो गया, फैक्ट्री। ऑलरेडी फैक्ट्री बना हुआ है, फैक्ट्री का नाम वापस से आ गया। ठीक है, वापस से लेजर नहीं बनाएंगे। टू WIP मतलब टू प्रोडक्शन मतलब WIP, तो WIP ऑलरेडी बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इस एंट्रीज में भी हमको वापस से लेजर, नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। नया लेजर ढूंढो, ऐसे एंट्रीज में नया लेजर ढूंढ कर रहेगा, तब उसके बाद एक साथ स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करने का। देन नेक्स्ट है ऑफिस
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एंड एडमिन नया नाम है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का लेजर बनेगा नंबर 6, ये एक लेजर बनेगा हमारा 6 वाला लेजर, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड बोला है, पेड, अच्छा ऊपर भी पेड था, वेजेस पेड था, तो पेड के लिए हमने बैंक अभी तक बनाया नहीं है, बैंक नंबर 7, ठीक है। ऊपर भी पेड था, इसके लिए हमने बैंक भूल गए थे, तो बैंक आएगा। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, वैसे ही वेजेस जहां पे पेड था तो पेड के लिए बैंक यूज होता है ऑलवेज, पेड के लिए बैंक, तो बैंक का भी लेजर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस एंड बैंक का 2 नया लेजर जुड़ गया, मतलब 8 लेजर, सॉरी 7 लेजर्स हो गए अभी तक। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बन चुका है, चार्ज टू प्रोडक्शन WIP बोला है, WIP भी बन चुका है हमारा, नया कोई लेजर नहीं है, एंट्रीज नहीं है तो लेजर भी नहीं। सेलिंग ओवरहेड्स पेड, पेड पेड मतलब बैंक बन चुका है, बैंक हमारे पास। नया क्या नाम है, सेलिंग, सेलिंग का नाम है क्या, कहीं नहीं है तो सेलिंग बनाना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 8, 8वां लेजर, दिस इज नंबर 8, मतलब हर एक एंट्रीज में आपको कुछ नया मिलेगा जो ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, तो उसका लेजर बनेगा। सेलिंग एंड ओवरहेड्स चार्ज टू सेल्स, सेलिंग एंड ओवरहेड्स चार्ज टू सेल्स, टू सेल्स मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बेचने के टाइम नहीं, इसको एक स्टेप पहले आते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स नंबर 9, नंबर 9 आपका हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कौन सा एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है, नया नाम जुड़ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स मतलब उधार, उधार मतलब किसको बेचेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी, अगर क्रेडिट सेल्स का तो एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर हमने बनाया नहीं है, क्रेडिटर बन गया तो डेटर भी बनाना पड़ेगा, डेटर नंबर 10, ठीक है। और लास्ट में सेल्स, 11 लेजर्स इस क्वेश्चन में आपको बनाने हैं, 11 लेजर्स, तो ये हो गया लेजर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। इन सेम वे व्हेन वी सॉल्व द नॉन इंटीग्रेटेड, तो आपको नॉन इंटीग्रेटेड भी सिंपल वे में समझाऊंगा कि लेजर कैसे बनता है, ठीक है। आज के लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेटेड में जनरल इंटरेस्ट देखा, उसको कन्वर्ट भी किया नॉन इंटीग्रेटेड में, अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड में क्या करना है, लेजर्स को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेटेड का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना जनरल इंटरेस्ट आपके पास है उन हर एक जनरल इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करना, तो जितना नया नाम मिलेगा उस नए नाम का आपको लेजर बनाना है, ऑलरेडी आ चुके नाम को वापस से लेजर में कन्वर्ट नहीं करना, मतलब लेजर नहीं बनाना है, वही लेजर्स में आपको पोस्टिंग करना है, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट कैसा रहेगा आपका पता है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब आपको कम से कम 10-11 लेजर्स है, आपको कम से कम 3 पेज जाएगा। आई हैव द लेस स्पेस, मेरे पास स्पेस कम है, तो आपको मैं जस्ट लिसन और पोस्ट करो, आप पूरा फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करके रखो, ठीक है। मतलब एक बार पूरे पेज पे लाइन मार दो, उसमें हर एक पेज में कम से कम 4 लेजर 5 लेजर डिवाइड करके रखो, हर एक के बीच में 4 या 5 लेजर को, 4 लेजर को स्टैंडर्ड, थोड़ा जगह रहना चाहिए अच्छे से दिखने के लिए, क्योंकि लेजर के बाद हमको क्या सीखना है, ट्रायल बैलेंस सीखना है। तो एक पेज पे 4 लेजर, एक पेज पे 4 लेजर, फिर तीसरे पेज पे 4 लेजर, ऐसा ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, हार्डली 1-2 एंट्रीज है हमारे पास, कंबाइंड हो जाएगा, एक पे 5 भी करोगे तो भी एडजस्ट है, आपका बड़ा बुक है तो भी चलेगा, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग, इतने नाम का लेजर हमको बनाना है, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे थोड़ा शॉर्ट यूज करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव द लेस स्पेस, आपके पास जगह भरपूर है तो आप अच्छे से यूटिलाइज करो। ये हो गया, एक पे पूरा लाइन मारने के बाद खाली नाम को डालते रहो। स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर अकाउंट, उसमें ज्यादा एंट्रीज नहीं है हमारे पास, तो हम लोग बीच में ही सेग्रीगेट कर देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, किस नाम से, दूसरे लेजर के नाम से, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ऐसा मत करो कि चिपका चिपका के, आपके पास जगह है, बहुत जगह है, तो आप थोड़ा सेपरेट करके लिखो, अच्छा बनाओगे तो अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं वेजेस कंट्रोल, जैसे जैसे आपने नाम निकाले वैसे वैसे आपको लेजर बनाने, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मेट ऐसा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे एक कॉलम छूट गया मेरा,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का कॉलम छोटा कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर इसका आगे और जाएगा हमारा जगह वेजेस कंट्रोल में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद उसमें भी आई थिंक ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, 2-3 इंफॉर्मेशन है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद अगर जगह मिलता है तो हमको WIP ये थोड़ा ज्यादा रहेगा। ऑफिस एंड एडमिन कर देते हैं, ऑफिस एंड एडमिन अकाउंट, इसमें थोड़ा कम इंफॉर्मेशन है। कौन सा हो गया, ये हो गया सेलिंग, स्टोर लेजर कंट्रोल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, वेजेस कंट्रोल हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, ऑफिस, मतलब इतने लेजर और बाकी है, हमको कंटिन्यू 11 लेजर बनाना है। ये हो गया, वेजेस कंट्रोल हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, एडमिन हो गया, WIP, बैंक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेटर एंड सेल्स, इतने लेजर्स हमको और बनाने हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कंट्रोल आने में। मेरे पास अगर ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा तो आप लोग को मैं बताऊंगा, वैसा गाइड करूंगा, आप लोग वैसे पोस्ट करते रहना फटाफट। 11 लेजर्स आपके बुक में होने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको गाइड करूंगा आप वैसे वैसे पोस्ट करते जाना। डेट तो हमारे पास है नहीं, हम सिर्फ नंबर लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हो गया, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट के बाद WIP बना लेते हैं, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP के बाद और क्या क्या बाकी है हमारा, ऑफिस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अकाउंट के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद डेटर, सन्ड्री डेटर के बाद सेल्स। तो इसके पहले अगर हमने क्वेश्चन किया होता तो उसमें जितने एंट्रीज थे 13 एंट्रीज थे, 13 एंट्रीज में जितने भी नए नए नाम रहेंगे सबके लेजर्स बनेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, कितने लेजर्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अप्रोक्सीमेटली सब लेजर आ गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ एंट्रीज तो पता होगी हमें, एंट्रीज तो याद होना चाहिए। ठीक है, या तो नहीं याद है तो आपको बनाने आना चाहिए। एक के डेबिट में, दूसरे के क्रेडिट में, आपको ये ट्रिक यूज करना है। ये सर आपका क्या है, डेबिट, ये सर आपका क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। ठीक है, क्रेडिट डेबिट, अमाउंट सॉरी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसलिए मैंने डेट का कॉलम बहुत छोटा रखा है, अंडरस्टैंड कर ही सकते हो आप लोग, जगह कम है, स्पेस कम है। ठीक है, पहला एंट्री क्या है, मटेरियल परचेस ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री सोचो, या तो कहीं बुक पे साइड में लिख के रखो छोटे से नाम पे, और ये सोचो कि कौन सा डेबिट में है और कौन सा क्रेडिट में है। डेबिट, जिसका भी नाम डेबिट रहेगा उसके डेबिट में, जिसका भी नाम क्रेडिट रहेगा उसके क्रेडिट में। ठीक है, एक के डेबिट में, दूसरे के क्रेडिट में, ऐसा आना चाहिए। तो पहला एंट्री है हमारा मटेरियल परचेस ऑन क्रेडिट। अगर हम एंट्री देखेंगे मटेरियल परचेस, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आता है, क्रेडिटर का नाम आता है। ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का नाम आ गया। तो स्टोर लेजर कंट्रोल के डेबिट में किसका नाम, क्रेडिटर का नाम। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में क्रेडिटर का नाम, टू क्रेडिटर, टू और बाय लिखना भूलना नहीं, टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, स्टोर के डेबिट में क्रेडिटर का नाम, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है, समझा। अमाउंट 148, 1,48,000, 1,48,000, ये हो गया आपका पहला लेजर। कॉन्ग्रेचुलेशन, सीख गए आप लोग। एक के डेबिट में, दूसरे के क्रेडिट में, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में क्रेडिटर का नाम, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में स्टोर लेजर का नाम। अब इसको लोग जनरल एंट्री बना सकते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट।
स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट रखो। क्लियर है, समझा गाइस। नेक्स्ट है वेजेस पेड। अब ये वेजेस पेड, वेजेस प्रोडक्टिव और वेजेस अनप्रोडक्टिव, ये तीनों भी एक ही एंट्री, मतलब एक में दो एंट्रीज है। क्लियर है। वेजेस पेड की एंट्री क्या होती है? वेजेस पेड की एंट्री हम अगर पास करेंगे तो क्या होगी? वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन इस वेजेस में दो अमाउंट है, मतलब दो सेग्रीगेशन है। कौन से सेग्रीगेशन है? एक प्रोडक्टिव का है और एक अनप्रोडक्टिव का है। मतलब एक डायरेक्ट वेजेस है और एक इनडायरेक्ट वेजेस है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री क्या होगी? पेड है ना, तो पहले पेड की एंट्री कौन से डायरेक्ट वेजेस है, तो डायरेक्ट वेजेस का नाम क्या रहेगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और इनडायरेक्टली क्या रहेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि जब तुम लोग वेजेस कंट्रोल की एंट्री देखोगे, वेजेस पेड की एंट्री देखोगे, तो वहां पे 1,68,000 लिखा हुआ है, 1,68,000। उसको सेग्रीगेट करके नीचे बताया हुआ है कि उसमें प्रोडक्शन वेजेस कितना है, 1,48,000, और अनप्रोडक्टिव कितना है, 20,000। मतलब ये जो है ये 148 का है, और ये जो है ये 20,000 का मिलाकर के कितना आपने पे किया है? 168 का पे किया है। ये एक ही एंट्री है। इसकी डबल एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री होगी WIP के लिए। ठीक है, इसमें दो एंट्रीज होता है, चाहे आप इंटीग्रेटेड करो या नॉन इंटीग्रेटेड करो, इसमें डबल एंट्री होती है। इसकी याद रखो, हमेशा वेजेस कंट्रोल की एंट्री याद रखो, उसमें डबल एंट्री होती है। क्लियर है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे बाप रे, इसमें तीन एंट्री है, तीन नाम आ गया। एक नाम तो सिंपल था, वो तो सीख गया, कैसे कैसे करके सीखे। अब इसमें तीन नाम आ गया, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, पहला नाम किसका? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। वेजेस नहीं दिख रहा है तो सोचो, मैं बोल रहा हूं, सुनो। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट भी डेबिट है, क्रेडिट में सिर्फ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को ढूंढो, पहले सबसे पहला बैंक अकाउंट ढूंढो। बैंक अकाउंट यहाँ पे है, बैंक अकाउंट क्रेडिट में, तो क्रेडिट में उसके अपोजिट में कितने नाम है, मतलब डेबिट में कितने नाम है? दो नाम है, वो दोनों भी क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट का पोजीशन का है, क्रेडिट का पोजीशन है। तो एक के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में दो नाम है, बाय वेजेस कंट्रोल, और एक नाम है बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेजेस कंट्रोल में 148 का अमाउंट है, 1,48,000 का अमाउंट है, और फैक्ट्री में 20,000 का अमाउंट है। ये हो गया पहला, सिंपल। बैंक के क्रेडिट में वेजेस कंट्रोल और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अभी उसको दोनों को सेग्रीगेट करो। वेजेस कंट्रोल के डेबिट में टू बैंक अकाउंट, और एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट में, वेजेस कंट्रोल के डेबिट में और फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट में, टू बैंक अकाउंट। लेकिन अमाउंट क्या आएगा? जो एंट्री में अमाउंट है, हम लिख तो बैंक रहे, वेजेस कंट्रोल के डेबिट में बैंक लिख रहे, तो बैंक का अमाउंट नहीं उठाने का। ठीक है, गलती से भी बैंक का अकाउंट नहीं उठाने का। वेजेस कंट्रोल में कितने का स्पेसिफाई किया था? 1,48,000 का स्पेसिफिकेशन दिया था। फैक्ट्री ओवरहेड्स पे कितने का स्पेसिफिकेशन दिया था? 20,000 का। बस वो 20,000 ही उठाने का। बैंक लिख तो रहे हैं, बैंक लिख तो रहे हैं, लेकिन अमाउंट किसका लिख रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अमाउंट किसका लिख रहे हैं? वेजेस कंट्रोल का। ये भी हो गया। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, इसकी रिवर्स एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी है और अनप्रोडक्टिव भी है, दोनों भी। तो इन दोनों एंट्रीज को हम लोग रिवर्स प्रोडक्शन में कहां डालेंगे? WIP में। इसको ट्रांसफर करेंगे WIP में। इसकी WIP की एंट्री क्या होगी? WIP लेजर कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन दोनों वेजेस को हम लोग डालेंगे कहां पे? फैक्ट्री ओवर, सॉरी, इतना WIP में। बिकॉज डायरेक्ट वेजेस अलोकेटेड या डायरेक्ट वेजेस कभी हम पे करते हैं तो किसके लिए होता है? फैक्ट्रीज के लिए होता है, सॉरी, WIP के लिए होता है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब WIP ढूंढो। WIP के डेबिट में दो नाम है, मतलब दो क्रेडिट में, तो WIP डेबिट में और बाकी दोनों क्रेडिट में। WIP डेबिट में है, बाकी दोनों क्रेडिट में है, तो जो दोनों भी क्रेडिट में, वो दोनों उठा के कहां लिखेंगे? WIP के डेबिट में लिखेंगे। WIP के डेबिट में टू वेजेस कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो वेजेस कंट्रोल और फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेजेस कंट्रोल में 1,48,000 आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स का 20,000 आएगा। ये हो गया WIP अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब दोनों को सेग्रीगेट करो। वेज कंट्रोल क्रेडिट में है, देखो वेज कंट्रोल क्रेडिट में, डेबिट में एक ही नाम मिल रहा है, WIP के डेबिट में वेज कंट्रोल, तो वेज कंट्रोल के क्रेडिट में
बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट? जितना वेज कंट्रोल में लिखा था 1,48,000 उतना। क्लियर है? उसी तरह से WIP के डेबिट में फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के क्रेडिट में बाय WIP लेजर कंट्रोल पूरा लिखोगे। कितना अमाउंट? 20,000 लिखा था, 20,000। क्लियर? आई होप तुम लोगों को समझा रहेगा। इसमें थोड़ा सा इतना ही डिफिकल्टीज था, बाकी किसी में नहीं है। ये हो गया हमारा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का। नाउ नेक्स्ट, अब तक आपको समझ गया रहेगा। अभी सेम, बाकी कुछ में नहीं है, एक के डेबिट में दूसरे के क्रेडिट में यूज करते जाना है। नेक्स्ट है मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। क्या, किसके लिए? आपको एंट्री बनाना सिखाएगा। क्या और किसके लिए? मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन के लिए तो एंट्री क्या होगी? टू के उस साइड वाला डेबिट हो जाता है, मतलब WIP अकाउंट डेबिट। WIP अकाउंट डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल। WIP के डेबिट में मत एंट्री लिखो, खाली याद रखो, गुनगुनाओ, जैसे गाना गुनगुनाते ना वैसे गुनगुनाने का। ठीक है? WIP डेबिट में है तो WIP के डेबिट में किसका नाम आएगा? WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, WIP अकाउंट डेबिट, WIP अकाउंट डेबिट, ये आपका WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। WIP के डेबिट में स्टोर, स्टोर के क्रेडिट में WIP। ये हो गया WIP के डेबिट में स्टोर लेजर, स्टोर लेजर के क्रेडिट में WIP। अमाउंट हटाओ, लिख दो 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000। क्लियर? बस ऐसे गाना गुनगुनाते एंट्री पास हो जाएगी। एक बार आपको आ गया, पैटर्न पकड़ लिया आपने, तो फटाफट आपका 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आप लोग सॉल्व कर लोगे। हाँ, अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो, और बन जाओगे, नहीं हो तो। नेक्स्ट है वर्क एक्सपेंस। वर्क मतलब फैक्ट्री, बराबर है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनकर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड मतलब क्रेडिटर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या होगी इसकी? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट में क्रेडिटर, फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट में क्रेडिटर, फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट में टू क्रेडिटर। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट में क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के क्रेडिट में बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स। हो गया, एक जगह पे दोनों एंट्री, एक के डेबिट में दूसरे के क्रेडिट में। 65,000, 65,000। क्लियर? नेक्स्ट है वर्क एक्सपेंस चार्ज टू प्रोडक्शन। अगेन वर्क एक्सपेंसेस आ गया और चार्ज टू प्रोडक्शन बोला है, तो वर्क एक्सपेंसेस का नाम क्या बताया था हमने? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, किसके लिए है? प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन का नाम क्या था हमारा? WIP। तो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो WIP के डेबिट में, WIP के डेबिट में टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर WIP के डेबिट में फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के क्रेडिट में बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। हो गया। अमाउंट 86, 86। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड। पेड मतलब क्या? बैंक। कंफर्म, पेड मतलब बैंक होगा। किसका वो एक्सपेंसेस पे करना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एंट्री क्या होगी? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑफिस के डेबिट में बैंक, ऑफिस के डेबिट में बैंक, ऑफिस के डेबिट में बैंक अकाउंट। तो अगर ऑफिस के डेबिट में बैंक है तो ऑफिस के क्रेडिट में क्या रहेगा? सॉरी, बैंक के क्रेडिट में क्या रहेगा? बाय ऑफिस ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल। आप पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? आई हैव डन स्पेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में ऑफिस ओवरहेड्स। कितना अमाउंट? 44,000। 44,000। नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन। अगेन सेम, टिम्बर टिम्बर टू टिम्बर टिम्बर। तो टू के बाद जो भी रहेगा उसको डेबिट करना है और जो एक्सपेंसेस उसको क्रेडिट करना है। तो ऑफिस टू प्रोडक्शन बोला है तो WIP टू ऑफिस, WIP टू ऑफिस मतलब WIP के डेबिट में ऑफिस, WIP के डेबिट में ऑफिस टू
ऑफिस ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल, WIP के डेबिट में ऑफिस, तो ऑफिस के क्रेडिट में बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट? 43,500, 43,500। क्लियर गाइस? 43,500 ऑफिस के क्रेडिट में, ठीक है। WIP के डेबिट में ऑफिस 43,500, तो ऑफिस के क्रेडिट में WIP। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड्स पेड। सेलिंग ओवरहेड्स पेड, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पेड मतलब बैंक हो गया। सेलिंग ओवरहेड्स की एंट्री क्या होगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेलिंग टू बैंक, सेलिंग टू बैंक, सेलिंग के डेबिट में बैंक टू बैंक। अगर सेलिंग के डेबिट में बैंक, तो सेलिंग के क्रेडिट में क्या आएगा? सॉरी, बैंक के क्रेडिट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कितना अमाउंट? 45,000, 45,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड्स चार्ज टू सेल्स। ये वाला वो सेल्स में बेचने के लिए, सेल्स के पहले का एक स्टेप होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स, तो ये सेल्स वो वाला सेल्स नहीं है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। टू के उस पार है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में सेलिंग, तो सेलिंग के क्रेडिट में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना अमाउंट? 45,000, 45,000। क्लियर? नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड्स हो गया। सेल्स क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट सेल्स है मतलब डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर के डेबिट में टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट में बाय डेटर 3,90,000, 3,90,000। ये रहा आपका लेजर पोस्टिंग, ठीक है। लेजर को किस तरह से पोस्ट किया जाता है। अब लेजर पोस्ट करने के बाद हमें क्या करना है? अकाउंट को टैली करना है। अकाउंट को टैली करने के लिए क्या करना है? क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस के लिए कभी भी बैलेंस ब्रॉड डाउन काउंट करते हैं। ब्रॉड डाउन जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में हमको ट्रायल बैलेंस में लिखना है, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं फटाफट, मेरे पास जगह कम रहेगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको कैसे टैली करना है। देखो यहाँ पे सिखाता हूँ आपको टैली कैसे करना है। डेबिट में कितना अमाउंट है? 148, क्रेडिट में कितना है? 128, 148 ज्यादा है, 1,48,000 ज्यादा है, 1,48,000 माइनस करके लिखना है आपको कितना? 1,48 में से 28 गया तो आई थिंक 20, 1,48 माइनस 1,28 कितना बचेगा आपका? 20,000। यहाँ पे आएगा आपका 20,000 बैलेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन, जहां पे कैरी डाउन होगा उसका अपोजिट ब्रॉड डाउन, अपोजिट डायरेक्शन में टैली के नीचे 20,000। ये होगा आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपको यहाँ पे बैलेंस लिखना है, ठीक है। टैली के नीचे आपको हर जगह पे, जहां पे भी आपको जितना भी दिख रहा है, आपको हर जगह पे कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन निकालने के बाद ब्रॉड डाउन जरूर करना है, तो ब्रॉड डाउन बहुत इजी हो जाएगा आपका लिखने के लिए। अब ये ब्रॉड डाउन कहां पे आ गया? डेबिट में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ही जगह पे क्रेडिट में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट में ही है तो टोटल लिख देते हैं। टैली ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए आप लोग का। यहाँ पे टोटल लिख रहे हो तो एक टोटल ऊपर एक टोटल नीचे, ऐसा मत करो, प्रोफेशनल थोड़ा रखो। 148 प्लस 65, 2,13,000, 2,13,000 का टोटल है। 2,13,000 का टोटल माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऊपर 2,13,000 ही आएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन तो ब्रॉड डाउन कहां पे आएगा? नीचे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 2,13,000। याद रखो हमें, सॉरी कैरी डाउन यहाँ पे ब्रॉड डाउन, याद रखो हमें कौन सा आइडेंटिफाई करना है? ब्रॉड डाउन और को आइडेंटिफाई करना है, ब्रॉड डाउन का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्यों बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस के लिए। कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ गया, यहाँ से कैरी डाउन पे ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ गया। अब तो ये देखो ये 48 टैली हो गया। इसका कोई भी जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करो, नहीं हमको निकालना ही है, हमको निकालना ही है, तो निकालने की कोशिश मत करो, कुछ और निकल जाएगा, ठीक है। 148 टैली हो रहा है, बस खत्म।
यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। यहाँ पे 20 और क्या है ये 65, 85 हो गया, यहाँ पे 86, मतलब ये साइड ज्यादा है। 86 प्लस 20,000, 1,06,000, 1,06,000 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1,06,000, टोटल अमाउंट ज्यादा है, उसमें से माइनस कर दो। माइनस 65,000 माइनस 20,000, 21,000 का यहाँ पे आएगा बैलेंस। इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर यहाँ पे कैरी डाउन है तो उसके नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। क्लियर? याद रखो ये पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसका 44,000 43,000 ज्यादा यहाँ पे है। 44,000, 44,000 में से 43,500 गया तो 500 आएगा। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन की जगह पे नीचे ब्रॉट डाउन 500 नीचे आ गया डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सिंपल है। 3,90,000, यहाँ पे कुछ नहीं करने के लिए, तो 3,90,000 ऊपर भी कितना आएगा 3,90,000, टू बैलेंस कैरी डाउन नीचे जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,90,000। इस तरह से आप ट्रायल लेजर को टैली करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, क्रेडिट में सेम लिखेंगे 3,90,000, 3,90,000 ऊपर लिखने के लिए तो 3,90,000 लिखेंगे, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में ब्रॉट डाउन 3,90,000, उसका नाम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? डेबिट क्रेडिट का बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, देखते आगे लिखने के लिए। 45,000 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर भी 45,000 आएगा, उसका नाम आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन का अपोजिट डायरेक्शन 45,000 डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे 45,000 क्लोज हो गया। जबरदस्ती कुछ भी निकालो मत, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। 45,000 टैली बचा, ये थोड़ा बड़ा अमाउंट। ठीक है, टोटल करो, देखते कितना आता टोटल। 148 प्लस 20 प्लस 128 प्लस 86 प्लस 43,500, 4,25,500, 4,25,500, 4,25,500। ऊपर लिखने के लिए कुछ नहीं तो उतना ही आएगा, 4,25,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन का अपोजिट डायरेक्शन डेबिट में आएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अमाउंट लिखो 4,25,500। इसका डेबिट है, मतलब क्रेडिट में आएगा। टोटल 1,48,000 प्लस 20,000 प्लस 44,000 प्लस 45,000, 2,57,000। 148 20 44 45, 2,57,000। यहाँ पे भी आएगा 2,57,000, ऊपर भी आएगा 2,57,000 को नाम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन का अपोजिट डायरेक्शन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,57,000। ठीक है, ये हो गया आपका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लेस स्पेस। ठीक है, जगह कम है, इसके लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। 4,25,500। हाँ, अब फटाफट आप क्या करो, लेजर का हो गया तो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, मतलब पर्टिकुलर का कॉलम डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। क्लियर है? पर्टिकुलर का कॉलम फिर डेबिट कॉलम फिर क्रेडिट कॉलम। लिखा? कितने नाम टोटल आने चाहिए? देखो,
जिसमें ब्रॉड डाउन है सिर्फ वही लेना है, जिसमें ब्रॉड डाउन है वही लेना है, जिसमें ब्रॉड डाउन है वही लेना है। इसमें ब्रॉड डाउन है किधर, डेबिट साइड, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल का नाम लिखना है, नाम तो एक ही जगह पे लिखना है पर्टिकुलर, ठीक है। स्टोर लेजर कंट्रोल लिखा, अमाउंट कहाँ लिखना है, कौन सा साइड में आया, डेबिट साइड में, ब्रॉड डाउन का अमाउंट उठाओ, ब्रॉड डाउन जिस साइड में ब्रॉड डाउन है उसी साइड का आपको अमाउंट उसी साइड में लिखना है। ब्रॉड डाउन डेबिट में आया है तो डेबिट में लिखना है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट में आया है तो क्रेडिट में लिखना है, ब्रॉड डाउन जिधर आया है आपको उधर ही डायरेक्शन में लिखना है, वही डायरेक्शन में लिखना है। क्लियर है? थोड़ा स्पेस बनाता हूं फिर लिखते हैं हम लोग। देखो ये रहा आपका फॉर्मेटिंग ट्रायल बैलेंस। डेबिट क्रेडिट और ये आपका पर्टिकुलर, ठीक है। आपके पास स्पेस है तो आप नेक्स्ट पेज पे करो, जरूरी नहीं उधर भी ये करना है। पहला है स्टोर लेजर, हमने लिखा स्टोर लेजर कंट्रोल, उसका अमाउंट कहाँ लिखना है, डेबिट की क्रेडिट, ब्रॉड डाउन किधर आया, क्रेडिट डाउन, कैरी डाउन क्रेडिट में, तो डेफिनेटली ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा, मतलब डेबिट में 20,000 लिखना है, हो गया। क्रेडिटर का कैरी डाउन डेबिट में, तो क्रेडिटर का कैरी डाउन डेबिट में है तो अपोजिट क्रेडिट साइड 21,000 सॉरी 2,13,000 2,13,000 क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट में ब्रॉड डाउन है। और ये भी देखो कि क्रेडिटर ऑलवेज हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके लिए वो भी चेक किया करो, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। वेजेस कंट्रोल तो आएगा नहीं, दोनों भी टैली हो चुका है, ये नहीं आएगा, लिखना तो लिख सकते हो वेजेस कंट्रोल और डैश मार सकते, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट से निकल के क्रेडिट में है, ब्रॉड डाउन, फैक्ट्री ओवरहेड्स का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में है 21,000 से। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का बैलेंस डेबिट साइड में 500 से, ऑफिस ओवरहेड्स डेबिट साइड में 500, ये हो गया डेबिट साइड का ऑफिस। बैंक अकाउंट डेबिट में था, क्रेडिट में गया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट से क्रेडिट में गया हुआ है, तो यहां पे बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट में आता तो नहीं है, ठीक है। रिसिप्ट तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो रिसिप्ट तो कुछ नहीं, तो हम लोग बैंक अकाउंट या बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, बीओडी, क्योंकि रिसिप्ट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट तो कुछ हुआ नहीं है, इसके लिए हमारा क्रेडिट में आ रहा है। मैंने क्यों यहाँ पे बीओडी लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली हमारा बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है, इसके लिए हम लोग उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं, तो बीओडी लिखेंगे। अदरवाइज तुम लिख सकते हो 2,57,000, 2,57,000। उसके बाद है WIP, क्रेडिट में कैरी डाउन था, डेबिट में आया, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट से निकल के डेबिट में आया हुआ है, तो 4,25,500। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स टैली हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट से डेबिट में आया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट से डेबिट में आया, मतलब डेबिट साइड में आया इसका 45,000। डेटर डेबिट में आया हुआ है 3,90,000 एंड सेल्स किधर गया है, क्रेडिट में गया है 3,90,000, ये हो गया। नाउ टैली 20,500, 4,25,500, 45,000, 3,90,000, 8,81,000, 2,13,000, 21,000, 2,57,000, 3,90,000, 8,81,000, ये हो गया तुम्हारा ट्रायल बैलेंस 40। आई होप आपको समझा रहेगा हमने ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाया है एज पर द लेजर। क्लियर गाइस, एक बार देख लो।
कि हमने ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया हुआ है, किस तरह से हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन को लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा नाम चेंज किया, बैंक की जगह बैंक ऑडिट लिखा है, बिकॉज हमको पता है कि बैंक हमेशा डेबिट में रहता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसके लिए वो क्रेडिट में नहीं आता। अगर क्रेडिट में लिख रहे हो तो उसको बीओडी नाम से लिख सकते हो, अदरवाइज तुम बैंक से लिख सकते हो, गलत तो नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आपको लेक्चर समझा रहेगा, अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर आप नए हो वीडियोस में, ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर्स, कमेंट जरूर करें। आने वाले लेक्चर्स को आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 लेक्चर का सीरीज हो गया है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जिसमें मैंने लेजर्स भी कैसे सॉल्व किया वो भी समझा दिया है, जनरल एंट्रीज को और एंट्रीज कैसे पास करते हैं। इसके बाद का जो लेक्चर सीरीज चलेगा, लेक्चर 4, लेक्चर 5, वो नॉन इंटीग्रेटेड के बेस पे होगा। ठीक है, सो वेट फॉर द लेक्चर 4, लेक्चर 5, हम लोग उसको भी देखेंगे। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।